Assalamualaikum dear students. It's lecture number 2, chapter number 3 dynamics. फर्स्ट लेक्चर आपने उम्मीद है लर्न कर लिया होगा। आपकी तरफ से कोई क्वेरी नहीं आई मुझे, तो मैं यही समझूंगा कि आपने अच्छे से उसको समझ लिया और आपको समझ आ गई है। अगेन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप YouTube पे जहाँ पे आपको लेक्चर मिलता है वहाँ पे नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं तो आप उसी ग्रुप में जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिलता है, लिंक मिलती है, वहीं पे आप कमेंट करके या अपना क्वेश्चन वॉइस फॉर्म में या मैसेज की फॉर्म में, जिस तरह भी आपको इजी हो, आप कर सकते हैं। आपको उसका आंसर किया जाएगा। आज हम लेक्चर नंबर 2 कवर करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा, आपने डायनामिक्स के बारे में पढ़ा। व्हाट इज़ डायनामिक्स, डेफिनेशन ऑफ डायनामिक्स, व्हाई वी आर स्टडिंग डायनामिक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, और वेक्टर स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी बातें आपको पता है। ओके, नेक्स्ट मूव टू अदर स्लाइड। ठीक है, इन दिस लेक्चर we are going to study about inertia. inertia क्या है, गैलीलियोस पॉइंट क्या है इस बारे में, न्यूटन्स व्यू पॉइंट क्या है inertia के बारे में, एंड फाइनली आपको पता है, हमेशा की तरह आपने ये बात याद रखनी है, भूल नहीं जानी। जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं इस तरह का, आपके पास एग्जांपल्स मस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ भी मैंने कोशिश की है एग्जांपल्स की। inertia के हम एग्जांपल्स देखेंगे। ये हमारा एक टॉपिक यहाँ तक कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोमेंटम, मोमेंटम की एग्जांपल्स, फार्मूला एंड एसआई यूनिट, और हम ये देखेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। तो ये सारी चीज़ें आज आपने इस लेक्चर के थ्रू कवर करनी है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिलीवर यू, और मुझे आपसे भी उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी बुक्स के साथ अटैच रहें। लाजमी हर रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। inertia, inertia की डेफिनेशन। inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion. So क्या कहना चाहता है, inertia किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, खासियत है। अब बॉडी क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता है। ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना है ये आपको पता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कोई भी चीज़ है वो मैटर से बनी है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया। मैटर, और मैटर 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 4th फॉर्म आल्सो एग्जिस्ट विच इज़ प्लाज्मा। ओके, मैटर की प्रॉपर्टी है इनर्शिया, मींस मैस की प्रॉपर्टी है इनर्शिया, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है कोई भी चेंज, एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, कि वो अगर रेस्ट में है और आप उसकी रेस्ट स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो वो रेजिस्टेंस पेश करेगा, ऑफर करेगा, रेजिस्ट करेगा। मींस ये कहने का कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है।
इन सिंपल वर्ड्स। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन क्या है इस बारे में? अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, इट इज़ इजी टू मूव और टू स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत है, आप इसको करेक्ट कर लेना। अगर हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको मूव करना आसान है हमारे लिए, और अगर इसी तरह लाइट ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं तो उनकी मोशन को रोकना आसान है। सेम वाइस वर्सा मीन्स इसका उलट, अगर हैवियर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो उनको रोकना भी मुश्किल है और उनको मोशन में लाना भी मुश्किल है। ये आपने फोर्स वाले टॉपिक में भी इसको अच्छे से समझ लिया था। नेक्स्ट है न्यूटन्स कंक्लूजन इनर्शिया के बारे में। अब न्यूटन्स के 3 लॉज हैं जो आपने फर्दर आगे पढ़ने हैं, और बल्कि नेक्स्ट लेक्चर न्यूटन्स लॉज पे ही है। सो दैट एवरी बॉडी resist to the change in its state of rest or of uniform motion in a straight line। अगर ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है या किसी स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है, तो अपनी इस मोशन को या इस रेस्ट की स्टेट को कायम रखेगा। बट अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो वो उसमें रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जब आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो आपको यही स्टेटमेंट देखने को मिलेगी और मज़ीद आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। न्यूटन कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया। न्यूटन ने इस प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी को? ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की स्टेट में है या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है और डिस्टर्ब करने पे रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो न्यूटन ने इसको इनर्शिया का नाम दिया। अब सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ये ग्लास और कार्ड वाली एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है। क्या है? फील्ड ग्लास, उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा है, उसके ऊपर एक कॉइन है। सपोज जैसे आप घर में भी कर सकते हैं, ये 5 रुपीज़, 2 रुपीज़, ठीक है, इस तरह वाला कॉइन है। अब होना तो ये चाहिए, ये सेटअप जिस तरह इसको कर लिया हमने, ग्लास के ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा और इसके ऊपर हमने कॉइन रख दिया। अब जिस तरह ये दिखाया गया है इसमें, इसको इस तरह से फोर्स लगाने पे क्या होगा? कार्डबोर्ड के साथ सिक्के मूव कर जाना चाहिए, उसके ऊपर ही रहना चाहिए। बट नेक्स्ट केस में आप देखते हैं कि सिक्का यहाँ पर नीचे पड़ा है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज कॉइन अपनी रेस्ट स्टेट में है और वो इसी स्टेट में रहना चाहता है। आपने उसकी रेस्ट स्टेट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, बट ही ऑफर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, और इस वजह से वो बजाय इसके कि कार्डबोर्ड के साथ जाता, नीचे ग्लास में बैठ गया। ओके, सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है? एक ट्रे समझ लें, एक ट्रॉली समझ लें, उसमें बॉल्स हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं बिलियर्ड बॉल्स। एक इंक्लाइंड मींस एक ढलान स्लोप वाली सरफेस पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब चाहिए तो ये कि इनको ये सीधा आगे मूव करते जाएं, बट क्या होगा? हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस रख दी, रुकावट रख दी, जिसकी वजह से
बॉल्स क्या थी, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। जैसे ही आपने ये रुकावट रखी, ट्रॉली तो यहाँ पे रुक गई, बट बॉल्स अपने यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती हैं, इस वजह से वो यहाँ से बाहर आके अपने मोशन को कंटिन्यू कर रही हैं उसी लाइन में। ठीक है, तो ये यहाँ से दोबारा दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि हर बॉडी अपनी रेस्ट रेजिस्ट करती है जब आप उसकी रेस्ट वाली स्टेट को चेंज करते हो या उसमें कोई चेंज आता है। आपने ग्लास वाली एग्जांपल इसमें देखी। और नेक्स्ट पार्ट में, और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सेकंड में आपने देखा एक ट्रॉली जो जिसके ऊपर बॉल्स हैं और वो यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो आपने उसकी पोजीशन में उसकी स्टेट में चेंज की जिसकी वजह से उसने रेजिस्ट की और वो बॉल्स उसी लाइन में मूव करती रही। ये आपका इनर्शिया एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मोमेंटम। अच्छा, आपको ये थोड़ा सा लेक्चर लेंथी होगा बिकॉज आपने लास्ट टाइम देखा था कि एक रजिस्टर पे सिंपल पेज पे मैंने लिखा था, बट नाउ आई ट्राई टू इम्प्रूव, और इसके अलावा मेरे पास कोई और सोर्स भी नहीं था। सो मैंने ट्राई की मोबाइल को यूज़ करने की और ये सब करने की, इसलिए ये थोड़ा लेक्चर लेंथी होगा। सो परेशान नहीं होना आपने, ज़्यादा लेंथी नहीं है, समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्लास में भी आपको पता ही है, डिटेल में बताता हूँ मैं, तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना। दो छोटे से टॉपिक्स हैं, आप बुक में देख सकते हैं, डेफिनेशंस मार्क करनी है आपने जस्ट, और उन पॉइंट्स को या मेन पॉइंट्स को जिस तरह से एग्जांपल्स वो याद करनी है। ठीक है, सो मोमेंटम क्या है? डेफिनेशन, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मास और वेलोसिटी की वजह से जो मोशन होती है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। या और एक और डेफिनेशन है, द मोमेंटम of a body is given by the product of its mass m and velocity v। ठीक है, प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन को, कि मोमेंटम क्या है, p, इसको p से शो करते हैं, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, mass और velocity, मतलब p इज इक्वल टू m v, ये मोमेंटम है। थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। राइफल से अगर आप बुलेट फायर करते हैं तो उसका डैमेज ज़्यादा होता है, हालांकि बुलेट तो छोटी सी है, बट वही बुलेट अगर आप हाथ से उठा के मारते हैं किसी को तो उसका डैमेज ज़्यादा नहीं होगा, वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इसकी क्या रीज़न है? बुलेट का मैस तो बहुत कम होता है, तो इसका मतलब ये कि बुलेट जितना भी डैमेज करती है वो अपनी वेलोसिटी की वजह से डैमेज करती है। आपने हाथ से मारा मीन्स आपकी वेलोसिटी कम थी, आपने राइफल से फायर किया, वेलोसिटी ज़्यादा थी, वेलोसिटी और मास मल्टीप्लाई होके उनका इफ़ेक्ट बढ़ गया, क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर एक सामान से भरा हुआ लोडेड ट्रक किसी भी चीज़ से टकराता है तो वो नेक्स्ट जो टकराने वाली चीज़ होती है उसका ज़्यादा डैमेज करता है। बट अगर खाली ट्रक हो, वो किसी चीज़ से टकराता है तो उसका डैमेज कम होगा। अब इसकी रीज़न भी यही है, मास उसमें बढ़ जाता है, चाहे उसकी स्पीड कम हो या ज़्यादा हो। जब मास बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाएगी और डैमेज ज़्यादा होगा। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको
समझाई हैं। आपकी बुक में भी मोस्टली एग्जांपल्स दी हुई हैं, डेफिनेशन आपने उसके बाद एग्जांपल्स जिस तरह से बताया हुआ है उसी तरह प्रेजेंटेशन देनी है आपने। और हाँ, आपको पता ही है साथ साथ नोट्स बनाने हैं, तो आप लाजमी नोट्स बनाते रहें। नेक्स्ट है मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसकी, जैसे मैंने पहले बता दिया, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, m मल्टीप्लाई v। p को मैंने बोर्ड क्यों लिखा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है और आपको पूछना भी चाहिए, बट मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा हूँ इसको। p एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस मोमेंटम क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी भी जिस तरह आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि हम जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं, और मैग्नीट्यूड तो हमें पता है वो तो होता ही है। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा किसी वेलोसिटी के साथ, वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी। तो क्लियर हो गया आपको कि इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। नो, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है मोमेंटम का, तो वो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, या किससे हम शो करते हैं, केजी। और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब केजी मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। बट बुक में आपको ये डिफरेंट मिलेगा, केजी मीटर ऊपर इनवर्स या -1 होगा। अब उसकी रीज़न, इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता था, इस वजह से मैंने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखा है। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये मैंने डिस्टेंस ओवर टाइम वाला फार्मूला ही यूज़ किया। अदरवाइज़ जब s ऊपर की तरफ जाएगा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, मास का होता है केजी, बट वेलोसिटी का होता है मीटर और आगे सेकंड इनवर्स, इस तरह से। या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरह से एक ही मतलब है इसका। सो आज आपने ये चीज़ें कवर की, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, हमेशा एहतियात करें, साबुन से हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, कम से कम 20 से 30 सेकंड्स तक हाथ धोएं साबुन से, बार बार धोते रहें, सफाई का ख्याल रखें। और जब आप छींकते हैं या आपको खांसी आती है तो आगे टिश्यू पेपर या कम से कम अपना ही हाथ या अपनी कोहनी में उसको छुपा लें, ताकि जो आपका सामने वाला बंदा बैठा है उसको नुकसान ना हो, या आपका जो लिक्विड है या खांसते हुए जो आपके मुंह से किसी के ऊपर छींटे पड़ते हैं वो नहीं पड़ने चाहिए एटलीस्ट। इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। ये कोरोना वायरस ना भी हो तब भी आपको ख्याल रखना चाहिए, ये गुड मैनर्स में से है। सो ख़ुद भी महफूज रखें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें, कोशिश करें अपने घर में रहें, बाहर जाने से गुरेज करें। और हाँ, इस मंथ के ड्यूज़ टाइमली पे करें। 10 से 12 बजे तक स्कूल ऑफिस खुला होता है, तो स्कूल विज़िट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं और अपने ड्यूज़ पे करें। सो फाइनली हमने देखा आज ये आपका लेक्चर कवर अप हो गया। आज आपने इनर्शिया पढ़ा,
ठीक है, और मोमेंटम, ये दो टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।